हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि न्यूज़ आ रही है कि यूनियन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया कि हमारे जो फेडरल सिस्टम है वो वीकन हो रहा है, हमारे फेडरेशन पे को वो कमज़ोर कर रहा है, सेंध लगा रहा है, या यूनियन गवर्नमेंट को ऐसे कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे कि फेडरेशन सिस्टम हमारा मजबूत हो। स्टेट गवर्नमेंट्स अक्सर यूनियन गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाती हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ऐसे काम करती है कि हमारा फेडरल पॉलिटी वो वीकन हो रही है। बहुत बार ये डिबेट उठी है, ये कंट्रोवर्सी हुई है कि इंडिया ये एक फेडरल सिस्टम है भी या नहीं है। बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना ये है कि इंडिया एक फेडरेशन है ही नहीं, इट इज़ अ क्वाजी फेडरल स्टेट, दैट इट इज़ नॉट अ आइडियल फेडरल पॉलिटी, एंड ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट और वाइटल मैटर्स में यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ टिल्ट करता है। बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना तो ये है कि इट्स एक्चुअली अ यूनिटरी सिस्टम विद फेडरल प्रिंसिपल्स। ये नॉर्मल टाइम्स में फेडरल सिस्टम की तरह बिहेव करती है इंडियन गवर्नमेंट, एंड इमरजेंसी में यूनियन गवर्नमेंट की तरह काम करती है। ब्रिटिश स्कॉलर हुए हैं केसी वेयर, उनका कहना ये है इंडिया इज़ अ यूनिटरी form of government with subsidiary federal principles rather than a federal government with subsidiary unitary principles। ये डिबेट ऑन एंड ऑफ बहुत बार होती रही है कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पॉलिटी, इंडियन स्ट्रक्चर का नेचर क्या है। इज़ इट यूनिटरी और इज़ इट फेडरल, या इसमें दोनों है, या इसमें झुकाव किसी एक की तरफ है, क्या है। पहले तो हम ये समझते हैं कि फेडरेशन क्या होती है। फेडरेशन एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि एक सर्टेन यूनिट ऑफ स्टेट्स, उनकी इच्छा है टू फॉर्म अ यूनियन, लेकिन अपने राइट्स गिव अप देने की इच्छा नहीं है उनकी। दे शेयर लैंग्वेज, दे शेयर सर्टन आइडेंटिटीज़, सर्टन कॉमनैलिटीज़, और उनकी इच्छा है कि वो एक यूनियन बनाएं लेकिन अपने राइट्स कंप्लीटली सरेंडर ना करें। और फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा फीचर ये होता है कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट में जो डिवीजन ऑफ पावर्स होते हैं दे आर क्लियर कट, और जो स्टेट है दे हैव देयर ओन राइट्स एंड दे डोंट डिराइव देयर पावर फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट बट फ्रॉम अ कोडिफाइड रिटन डॉक्यूमेंट। और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसा होता है जिसमें जो प्रोविंसेस होते हैं, स्टेट्स होते हैं, उनके जो पावर्स होते हैं दैट इज़ गिवन टू देम बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट डेलीगेट करती है पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को, द स्टेट्स, द प्रोविंसेस डिराइव देयर पावर फ्रॉम द यूनियन, एज अपोज टू फेडरल गवर्नमेंट जहाँ पे जो स्टेट्स हैं दे डिराइव देयर राइट्स फ्रॉम अ कोडिफाइड चार्टर, नॉट द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर इक्वल, स्टेट गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट नहीं होती है यूनियन गवर्नमेंट की। अब हम आते हैं तब के उस समय की तरफ जब हमारे संविधान के निर्माता was sat on the drawing board to frame up a constitution। जब ये बहस हो रही थी कि इंडिया को कैसा सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए, उस समय बहुत सारे कंसिडरेशंस थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को देखने थे। एक, हमारा उस समय के जो हालात थे भारत के, इंडिया के, हमारा विभाजन हुआ था, देश विभाजित हुआ था दो टुकड़ों में, कम्युनल टेंशन्स थी, डिविजिव फोर्सेस थे, 600 प्रिंसली स्टेट्स थे, जो कि उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो आज़ाद रहना चाह रहे थे। उन स्थितियों को मद्देनज़र रखते हमें ऐसे सिस्टम पे आना था, ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करना था जो हमारी यूनिटी और इंटेग्रिटी को बरकरार रखे, इंटैक्ट रखे। लेकिन उसी समय पे उन लोगों के सामने ये चैलेंज भी था कि जो हमारा देश है वो इतनी विविधताओं से, इतनी डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, इट्स अ मेल्टिंग पॉट ऑफ एथनिसिटी, क्लास, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, लैंग्वेज, यू नेम द डाइवर्सिटी आप कि इस एंड दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। इंडिया में हर रिलीजन है, हर कास्ट है, क्लास है, भाषा, शक्ल, खाने तक में डाइवर्सिटी है, मौसम, देयर इज नथिंग यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया, एवरीथिंग इज़ डाइवर्स। हर पग पे जो कल्चर है वो बदल जाता है, उसको भी, उस डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट करना था। जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम अडॉप्ट करते उस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हुए करना था।
ऐसे में वो चैलेंज ये था कि ऐसा क्या हम लोग अडॉप्ट करें कि हमारी डाइवर्सिटी भी उसमें एब्जॉर्ब हो जाए और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी भी थ्रेटन ना हो। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हुए अगस्त 20, 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा, We are unanimously of the view that it would be injurious to the interest of the country to provide for a weak central authority which would be incapable of ensuring peace, of coordinating vital matters of common concern, and of speaking effectively for the whole country in the international sphere. लेकिन at the same time, we are quite clear in our minds that there are many matters in which authority must be solely with the units, and that to frame a constitution on the basis of a unitary state would be a retrograde step both politically and administratively. B.R. अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमिटी में B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पेश करते हुए कहा था कि इंडिया फेडरल यूनिट बनेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी है दैट विल बी फेडरल. It establishes a dual polity with the union at the center and the states at the periphery, each endowed with sovereign powers to be exercised in the field assigned to them respectively by the Constitution. Both the union and the states are created by the Constitution. Both derive their respective authority from the Constitution. The one is not subordinate to the other in its own field. The authority of one is to coordinate with that of the other. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया गया ऑन जनवरी 22, 1947, उसमें ये डिक्लेयर हुआ, असेंबली ने डिक्लेयर किया दैट द असेंबली इज फर्म एंड सॉवरेन रिजॉल्व टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक वेयर इन द स्टेट्स फेडरेटिंग यूनिट्स शैल पोजेस एंड रिटेन द स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस यूनिट्स. सो हमारी फेडरल पॉलिटी है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं का उद्देश्य था हमारी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हुए एक ऐसी पॉलिटी इस्टेब्लिश करना जो कि हमारी डाइवर्स कंडीशंस को रिस्पेक्ट करे, को इज्जत दे. इसलिए इस बात में कोई दो राय नहीं है, न होना चाहिए कि इंडिया इज़ अ फेडरल पॉलिटी. आइए हम देखते हैं वो फीचर्स जो इंडिया को एक फेडरल स्टेट बनाता है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. एक फेडरेशन की एसेंशियल जो एसेंस है वो होती है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडिया की द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है. जब 1950 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुई थी उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे, और आज की तारीख में 2024 में 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं. दिस मेक्स अस अ फेडरल यूनिट, अ फेडरल पॉलिटी. सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट रेन्स सुप्रीम, सबसे ऊपर है. सब सारे जो गवर्नमेंट के यूनिट्स हैं वो अपने पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, स्टेट्स, सब अपने पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं. वो सर्वा है, सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है. इनफैक्ट अभी 2024 में जब इलेक्शंस हो रहे थे ये हवा फैला दी गई थी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बीजेपी थम्पिंग मेजॉरिटी से पावर में आ गई तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी. इस बात का जो भुगतान था वो बीजेपी को भुगतना पड़ा, एंड इट रिटर्न विद अ वीकेंड मैंडेट. ढंग से इतना भी नंबर नहीं बटोर पाई कि अपने आप मेजॉरिटी मार्क छू सके. कोalition गवर्नमेंट चला रही है. क्यों? क्योंकि ये हवा चल गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी बीजेपी. कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इम्पॉर्टेंट इन अ कंट्री. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. एक फेडरल पॉलिटी में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो बहुत आसानी से न बदला जा सके, उसको बदलना मुश्किल हो. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के 3 तरीके हैं. फर्स्ट, और एक सिंपल मेजॉरिटी से, पार्लियामेंट जो सेंट्रल पार्लियामेंट है उसके जो दोनों हाउसेस हैं उसमें सिंपल मेजॉरिटी से अगर पास हो जाती है अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड की जा सकती है. लेकिन एक तरीका ऐसा भी है जिसमें 2/3 of the members present in voting, 50% of the total strength of the parliament, and half of the state legislatures, they should ratify the amendment. तब वो constitutional amendment pass होगा. It is really difficult to get through it, and this makes our constitution difficult to amend. जो crucial matters होते हैं, जो vital matters होते हैं, अगर उस पर amendment pass करना है तो जो तीसरा तरीका है amendment का उसमें उसको resort करना पड़ता है, and that is not easy. डिविजन ऑफ पावर्स. किसी भी
फेडरलिज्म का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सेंटर और स्टेट के बीच में पार्टीशनड हो, लेकिन वो पार्टीशन करने वाला सेंटर ना हो, यूनियन गवर्नमेंट ना हो। यूनियन गवर्नमेंट पावर ना दे स्टेट गवर्नमेंट को। दे डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्टेट्स के पावर हैं और जो यूनियन के पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं अपने अपने पावर्स। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ट्रैम्पल ओवर द राइट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं होती है। स्टेट गवर्नमेंट को जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है दैट कैन नॉट ट्रैम्पल अपॉन द स्टेट्स राइट। ये इंडिया में है। डिवीजन ऑफ पावर बहुत क्लियर है। 3 लिस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट्स रूल्स बनाती हैं, लॉ बनाती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट पे बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स। ये डिवीजन ऑफ पावर बहुत ही क्लियर कट है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ये डिवीजन किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नहीं। एंड दैट इज अ बेसिक फीचर ऑफ फेडरल पॉलिटी। एंड दिस इज वन बेसिक फीचर दैट differentiates between unitary form of government and the federal form of government. Unitary form of government में जो division of power होता है वो यूनियन गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। वो क्या क्या काम स्टेट के होंगे वो स्टेट को देती है। डिवीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जबकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारा जुडिशियल सिस्टम इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या जजेस हैं, दे डू नॉट बाउ डाउन टू हेड ऑफ द स्टेट्स, दे डू नॉट बाउ डाउन टू द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर, सुप्रीम जो जजेस होते हैं जुडिशरी के, ये गवर्नमेंट के जो पावर पॉलिटिशियंस होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते हैं। दे डू नॉट बाउ डाउन टू देम। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस यूनियन गवर्नमेंट को फटकार भी लगाते हैं। बाय कैमरल लेजिस्लेचर, एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें एक ऐसा हाउस हो, अपर हाउस, जिसमें स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हों। हमारे पास राज्यसभा है एंड राज्यसभा इज नॉट टूथलेस टाइगर हो। राज्यसभा एंजॉय सर्टन पावर्स एंड हमारी राज्यसभा इज नॉट अ टूथलेस टाइगर लाइक द हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो यूके में है। इम्पॉर्टेंट बिल्स को राज्यसभा से भी पास कराना होता है। बहुत बार हमारी देखा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट इस बात को लेकर टेंशन में होती है कि इट डज नॉट हैव मेजॉरिटी इन द राज्यसभा। सो वी डेफिनेटली आर अ फेडरल पॉलिटी, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन वी सर्टनली हैव सर्टन यूनिटरी टेंडेंसीज, सर्टन यूनिटरी फीचर्स, क्योंकि हमें अपनी इंटेग्रिटी और यूनिटी की भी चिंता थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को हमारी यूनिटी की भी चिंता थी। उसके फीचर्स क्या हैं? सिंगल सिटीजनशिप। आम तौर पे एक फेडरल सिस्टम में देखा गया है कि जो सिटीजन्स होते हैं वो कंट्री की सिटीजनशिप उनके पास होती है एंड जो स्टेट में वो रिजाइड करते हैं उनकी सिटीजनशिप उनके पास होती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। There is no state citizenship and every Indian has the same right of citizenship no matter in which state he resides. A strong center. Center हमारा definitely strong है। State जो division है unit list and state list and concurrent list, उसमें जो concurrent list है उसमें union government भी रूल बना सकती है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है। लेकिन ऐसा अगर हो जहाँ क्लैश हो, यूनियन ने जो लॉ बनाया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है एंड जो स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, अगर उस पर क्लैश होगा तो सेंट्रल लॉ, यूनियन गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। एंड ऑफ कोर्स रेसिडुअरी पावर्स जो हैं दैट रिजाइड विद द यूनियन गवर्नमेंट। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन स्टेट्स। फेडरल स्टेट्स में जैसे कि अमेरिका में कंट्री है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है एंड जो स्टेट है उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन इंडिया में एक देश एक संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन के नियम कानून है हमारे पूरे देश के एक हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज है, प्रावधान है दैट अप्लाइज पैन इंडिया, अक्रॉस इंडिया यूनिफॉर्मली। स्टेट्स के अपने कोई कॉन्स्टिट्यूशन का अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जो सेंटर है हमारा वो स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है, स्टेट को डिवाइड कर सकता है। आर्टिकल 3 के अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट है दैट कैन चेंज द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, द नेम ऑफ द स्टेट
जो कि एक फेडरल पॉलिटी में पॉसिबल नहीं है। जो फेडरल गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दैट कैन नॉट चेंज द टेरिटरी और द नेम ऑफ द स्टेट्स। सिंगल जुडिशरी, फेडरल सिस्टम में ड्यूअल पॉलिटी जुडिशरी में भी है। जो स्टेट्स हैं उनकी एक ऐसी जुडिशरी होती है दैट इज़ अनरिलेटेड एंड अनकोऑर्डिनेटेड टू द फेडरल जुडिशरी। इंडिया में जो जुडिशल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। रिलेटेड टू दिस पॉइंट इज़ कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट हैं वो एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक तरीके से जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो यूनियन गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो एक यूनिफाइड एग्जाम से कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं एंड वही ऑफिसर्स स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन की टॉप जॉब्स होती हैं, टॉप पोजीशंस होती हैं, उस पर रखे जाते हैं, उसमें अपॉइंट किए जाते हैं। जो राज्यसभा है अपर हाउस, उसमें इन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स का वो इनइक्वल है। जितने आबादी पॉपुलेशन है एक स्टेट की, उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है। जितना बड़ा स्टेट उतने ज़्यादा उसके रिप्रेजेंटेटिव्स, जितना छोटा स्टेट उतने कम उसके रिप्रेजेंटेटिव्स। जबकि जो फेडरल सिस्टम्स हैं जैसे कि यूएसए, उसमें जो उसका अपर हाउस है सेनेट, उसमें सारे स्टेट्स का इक्वल रिप्रेजेंटेटिव है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव सेम है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है आज तक। जो गवर्नर है स्टेट्स में वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, एंड एज आई सेड प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो गवर्नर है वो अपॉइंट करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। एंड बहुत बार इसका एक्यूजेशन लगा है कि जो गवर्नर है इट्स मोर ऑफ अ टूल और अ पपेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि ढंग से स्टेट गवर्नमेंट को काम नहीं करने देते हैं। ये ऑन गोइंग मुद्दा है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है इंडियन गवर्नमेंट। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के 3 तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द बिल गेट्स पास्ड एंड द अमेंडमेंट गेट्स पास्ड। जो आइडियल फेडरेशंस होते हैं जैसे कि यूएसए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना डिपेंड्स कि आप किस तरह का अमेंडमेंट पास करवाना चाह रहे हो। डे टू डे इश्यूज़ पे या जो मैटर्स ऐसे हों जो बहुत क्रिटिकल नहीं माने जाएंगे कंट्री के फंक्शनिंग में, उसको बहुत ही आसानी से अमेंड किया जा सकता है बाय सिंपल मेजॉरिटी। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ फ्लेक्सिबल कम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ ना वो बहुत ज़्यादा रिजिड है ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, एंड दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ द फेडरल प्रिंसिपल्स, क्योंकि फेडरल पॉलिटी की कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड होनी चाहिए। फाइनेंशियल कमीशन, वो कमीशन जो रेवेन्यूज़ कैसे डिवाइड करने हैं स्टेट और सेंटर में, वो यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उसका गठन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होता है। अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, आर्टिकल बहुत सब स्टेट्स में पार्लियामेंट है, विधानसभा है, लेकिन कुछ यूनिकैमरल हैं, कुछ बाईकैमरल हैं। एंड वो स्टेट में बाईकैमरल लेजिस्लेचर होगा या यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगा, मतलब या तो सिर्फ स्टेट असेंबली होगी तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगा। बाईकैमरल तब होगा जब उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो अलॉन्ग विद लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये डिसीजन कि वहाँ उस पर्टिकुलर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा या नहीं होगा, ये डिसीजन रेस्ट विद द यूनियन गवर्नमेंट। Article 169 of the Constitution authorizes the Parliament alone to create or abolish a legislative council by simple majority of its member present in voting. हालांकि of course जो इनिशिएटिव है इस मामले में वो लेजिस्लेटिव असेंबली लेती है, लेकिन पार्लियामेंट्री कंफर्मेशन फिर भी ज़रूरी होता है। So it gives the union government an upper hand. इमरजेंसी के टाइम इंडिया बिकम्स अ यूनिटरी सिस्टम। अगर गवर्नर ये कह दे कि एक पर्टिकुलर स्टेट इज़ नॉट फंक्शनिंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई है उस स्टेट में, तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को टॉपल करके प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है। इस बात पे बहुत बार लोग तो ये भी कहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट इस प्रोविज़न का मिसयूज़ करती है। इस बात पे काफ़ी बार यूनियन गवर्नमेंट को फटकार भी लगाई जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। एंड
इमरजेंसी की डिक्लेरेशन हो जाए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकन ओवर बाय द सेंटर. दिस इज नॉट द स्पिरिट ऑफ फेडरेशन. ये बात सही, जो हमारी फेडरल पॉलिटी है, इट डज हैव यूनिटरी फीचर्स. वी आर अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, लेकिन वील हैव टू अंडरस्टैंड दिस वॉज द बेस्ट दैट कुड हैव बीन डन. जो सिचुएशन हमारी उस समय थी, अ प्रॉपर फेडरल गवर्नमेंट could have led to disintegration of India. जिस तरह विभाजन पहले ही हो चुका था, जो 600 प्रिंसली स्टेट्स थे, वो आज़ादी मांग, बहुत सारे उसमें से ऐसे थे जो आज़ाद रहना चाह रहे थे. उस समय अगर वो फेडरल पॉलिटी को अडॉप्ट करते करते कुछ यूनिटरी यूनिफाइंग टेंडेंसीज नहीं रखी गई होती, तो शायद हमारा देश आज 600 टुकड़ों में होता. India is a federal form of government. There is no two ways about it. लेकिन we are a federation. We are a federal polity with special features. We are federation in our own special way. We don't follow US. We don't follow Canada. We don't follow Australia. India is a federal system in Indian way. जो इंडियन सिचुएशन को सूट करता था, उसके हिसाब से हमने फेडरल फीचर्स, हमने एक फेडरल पॉलिटी बनाई एंड हमारी इंटीग्रिटी और यूनिटी के लिए जो ज़रूरी था, उन फीचर्स को भी अडॉप्ट किया. आज के लिए इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम.